विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स। यानी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ईशा सिंह और आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान का एक खास कार्यक्रम युवा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके अभिनय का सफ़र जयपुर के मंचों से लेकर जापान और रोम के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स तक जा पहुंचा है। एक बेमिसाल अभिनेता, लेखक और निर्देशक राजदीप वर्मा जी। हेलो राजदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज हम राजदीप जी से निर्देशन, लेखन और थिएटर पर चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा राजदीप जी कि आपने थिएटर में 15 साल अपने जो दिए हैं, तो किस तरह से आपकी जो सफ़र की शुरुआत किस तरह से हुई? क्या लेखन से हुई, थिएटर से हुई? एक्चुअली अभी लगता है कि 15 कल ही तो शुरुआत की है, लग नहीं रहा कि 15 साल हो गए हैं। मैं एक्चुअली मैं सीए की तैयारी कर रहा था और अच्छा। हाँ, सीए और एलएलबी दोनों एक साथ चल रहे थे। तो रंगमंच से, थिएटर से, एक्टिंग से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। बट बाय चांस ऐसा हुआ कि मुझे इरफान साहब दिखे। अच्छा। हाँ। तो अभी मैं इस फील्ड में हूँ तो बिकॉज ऑफ इरफान साहब की वजह से, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे उनके अभिनय में लगा कि बहुत हिट किया। तो मैं जानना चाह रहा था कि ये क्या चीज़ है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जो सम्मोहित कर रहा है, एक जादू की तरह है। तो बस मैंने जानने की कोशिश की कि मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें इन्वॉल्व इतना हो जाऊंगा। तो मैं रविंद्र मंच और जवाहर कला केंद्र, जहाँ थिएटर्स होते हैं, वहाँ पर मैं जाने लगा, नाटक देखने लगा। तो मैंने सोचा कि ये क्या चीज़ है कि कोई स्टेज पर है और वो कुछ बोल रहा है तो ऑडियंस हंस रही है। हाँ। वो अगर रो रहा है तो इतनी 200 ऑडियंस एक साथ रो रही है। तो एक बहुत और भी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। सो हाँ, तो फिर मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया और धीरे धीरे वहाँ से शुरुआत होने लगी। तो आपने इरफान को जब पहली बार देखा था तो क्या वो नाटक में था या फिर? नहीं, मैंने फिल्म में ही देखा था उनको। तो वो बहुत इम्पैक्टफुल रहा। बाय द टाइम मुझे ड्यूरिंग मैं सीए के मिड फेज़ में था और उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। हाँ, और कुछ एग्ज़ाम फाइट हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे। तो उसमें 2 फेज़ होते हैं। सीपीटी के बाद आईपीसीसी होता था उस वक्त, तो 2 ग्रुप होते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं रह गया था। तो मैं बहुत टाइम फ्रस्ट्रेशन भी था कि कुछ नहीं हो रहा है। तो अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए मैंने देखना शुरू किया कि किस तरीके से इरफान साहब परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की। मुझे तब तक नहीं पता था कि वो भी जयपुर से हैं और वो भी रंगमंच से आए हैं। तो धीरे धीरे मैं उनके बारे में सर्च करता रहा और उस तरीके से मैं थिएटर से जुड़ पाया। अच्छा, आपने बताया कि आप सीए की तैयारी कर रहे थे, साथ ही आपकी एलएलबी भी चल रही थी। तो वहाँ से और थिएटर में एक तरह से क्या कहते हैं, बिल्कुल ही ऑपोजिट फील्ड्स हैं। एक आर्ट्स है और एक थोड़ा एकेडमिक हो जाता है। तो वो जंप करना, वो डिसीजन जो है, क्या आपने वो एक रात में ले लिया था निर्णय कि भाई जो फैसला हम कहते हैं, बड़ा फैसला कि मुझे अब थिएटर ही करना है, या थोड़ी सी एक मन में डर था या झिझक थी कि क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है? नहीं, एक्चुअली डर तो था कि एक बहुत बड़ा डिसीज़न है और बिना मिडिल क्लास फैमिली, हम कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है। हम सब मतलब कि किसी न किसी जॉब में हैं। मेरे 2 भाई हैं, वो दोनों डॉक्टर हैं। ओके। या सो मेरा ये डिसीज़न लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। बट और ऑफ कोर्स उस वक्त तो मतलब फैमिली भी बहुत सारे सवाल पूछती हैं कि आप क्यों करना चाह रहे हो ये, और क्या इसका फ्यूचर है। बट पता नहीं, एक अंदर से ड्राइव थी कि मुझे जानना है कि ये क्या दुनिया है, और बहुत स्ट्रांग ड्राइव थी। तो हाँ, उस वक्त मैंने ये हार्ड डिसीजन लिया और मैं सोचता हूँ कि वो मेरा बेस्ट डिसीजन था। ओके, अब तक का। हाँ। मेरे ख्याल में जो आपने बताया ना, जानने की जो इच्छा, जो क्यूरियोसिटी होती है कुछ भी चीज़ जानने की, वो शायद आर्ट तक इंसान को ले आती है, कला तक ले आती है, या तो फिर वो लेखन हो या निर्देशन या फिर थिएटर ही क्यों ना हो। तो अब मैं आपने फिर सीए से आपने थिएटर करने की ठानी, उसके बाद आपने मुंबई से थिएटर की पढ़ाई करी। तो किस तरह से क्या रहा वो सफ़र? थोड़ा सा डिफरेंस है क्या जयपुर के थिएटर और मुंबई के थिएटर में?
हाँ, मतलब इससे पहले मैं जैसे एक्टिंग सीखने के लिए और भी कई सारे स्कूल्स हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली में, MPSD है, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा है भोपाल में, और मैं इन सब में अप्लाई कर रहा था क्योंकि मुझे उस वक्त तक मैं थिएटर में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो गया था और मैंने काफ़ी शोज़ कर लिए थे। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस फील्ड में आगे तक जाना चाह रहा हूँ तो मुझे ट्रेंड होना है, मुझे इसकी पढ़ाई करनी है बाकायदा, ताकि मैं लंबे समय तक अच्छा थिएटर और अच्छी परफॉर्मेंस दे पाऊँ। तो मेरी ये कोशिश थी। तो बाय द टाइम मैं अप्लाई कर रहा था, मैंने FTI के लिए भी अप्लाई किया है और मतलब हाँ, उसमें भी मैं एंड तक क्वालिफाई रहा हूँ, मैं वेटिंग लिस्ट में था उसमें। ओके। तो उस वक्त एक मुंबई यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट के लिए, तो वहाँ से मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है। रही बात डिफरेंशिएशन की कि रंगमंच यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है, तो अंतर है क्योंकि वहाँ बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से थिएटर होता है। बिल्कुल। और अगर कोई वहाँ थिएटर कर रहा है तो वो अपनी मतलब रोजी रोटी उससे कमा सकता है। लेकिन हिंदी बेल्ट में या हिंदी बेल्ट के जो प्रदेश हैं उनको दिक्कत है। उत्तर भारत में ये दिक्कत है कि आप केवल रंगमंच से आप आप घर नहीं चला सकते, अर्निंग नहीं हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में जैसे गुजरात में, गुजरात का भी थिएटर बहुत प्रोफेशनली है, रिच है, कमर्शियल थिएटर वो करते हैं, लेकिन यहाँ कमर्शियल थिएटर इतना नहीं होता है। तो हाँ, ये डिफरेंस तो है। अच्छा, आपने बताया कि आपने FTI के लिए भी अप्लाई किया है, तो मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे हम ऑडिशन देते हैं एज एन एक्टर, तो वो ऑडिशन की प्रक्रिया क्या रहती है, जो प्रोसेस है? क्योंकि हम सब ने तो बस सुना और पढ़ा है कि इतना मुश्किल होता है, कितने लोग बैठते हैं, थोड़ा सा बताइए। क्या आपके पास स्क्रिप्ट दी जाती है, किस तरह से, और किस तरह से वो लोग जज करते हैं आपको? ये बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत लेयर्ड में होता है। जी। एक्चुअली मैंने जब ये अप्लाई किया था तो उस वक्त मैं ऑलरेडी एकेडमिक मुंबई यूनिवर्सिटी में ही मैं पढ़ाई कर रहा था। अच्छा। तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी फॉर्म भरने की, क्योंकि मैं थक चुका था फॉर्म भरते हुए, और मैं कहा मेरा हो गया है मुंबई यूनिवर्सिटी में, मैं यहाँ परस्यू कर रहा हूँ पढ़ाई को। तो लेकिन दोस्तों ने बहुत फोर्स किया, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भर दिया कि नहीं तुझे भी भरना चाहिए, तुझे काफ़ी नॉलेज है इस फील्ड की। तो मैंने फॉर्म भरा, लेकिन FTI में क्या होता है कि वो पूरे वर्ल्ड का सिनेमा आपको जानना होता है। बिल्कुल। थिएटर के साथ थिएटर भी वहाँ होता है, लेकिन सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव से, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो टेक्निकल चीज़ें हो, डायरेक्शन हो, और ना केवल इंडिया की, वर्ल्ड लेवल की आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी तैयारी की। हम रात के 3-3, 4-4 बजे तक हम स्टडी रूम में रहते थे रात को, और सुबह 7 बजे क्लास में जाना होता था। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करते थे, और उसमें पूरे एशिया से लोग भरते हैं फॉर्म, अप्लाई करते हैं, और कुछ 200 लोगों को वो सेलेक्ट करते हैं इन इनिशियल वे। अच्छा। हाँ, हर साल होता है ये? हर साल होता है, और एक मेरिट लिस्ट निकलती है, रिटन फॉर्म होता है। तो रिटन फॉर्म में आप एक्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज़ के अप्लाई कर रहे हैं, उस तरह के एग्ज़ाम होता है। उसके बाद ओरिएंटेशन होता है। जो लोग सेलेक्ट होते हैं मेरिट लिस्ट में, रिटन में, उसके बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। तो वहाँ पर 3 से 5 दिन वहाँ पर आपको वो रहने की जगह देते हैं, वहीं पर आपकी वर्कशॉप होती है। ये ऑडिशन की ही पूरा प्रोसेस? हाँ, ये पूरा प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो ये ओरिएंटेशन बोलते हैं इसको, वर्कशॉप्स होती हैं वहाँ पे, और इंडिया से हर जगह से अपने इस फील्ड के माहिर लोग आते हैं। शबाना मैम आती हैं कई बार, जो वहाँ से पास आउट्स हैं, या जो वहाँ के एलुमनी हैं FTI से। कई सारे सेलिब्रिटी आते हैं देखने, जज करने, एग्ज़ाम लेने, वर्कशॉप देने। उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होता है। तो उसमें से भी कई लोग सेलेक्ट होते हैं, वो फाइनल इंटरव्यू में जाते हैं। तो कई लेयर्ड में आप डिवाइड होते जाते हैं। उसके बाद एक फाइनल इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में टास्क दिए जाते हैं कि आपको एक मोनोलॉग दिया और आपको वो तैयार करना है, या फिर आपने तैयार किया हुआ एक मोनोलॉग है, उसको आपको परफॉर्म करना है।
और कई तरीके से इंटरेक्शन होता है, सवाल जवाब होते हैं। हाँ। वर्ल्ड सिनेमा को लेकर, लिटरेचर को लेकर, हाँ। रंगमंच को लेकर भी होते हैं। हाँ। तो हाँ, ये एक तरीके के लेयर्ड एक प्रोसेस रहती है। तो क्या कितनी भी तैयारी कर लें वो मतलब बिल्कुल कुछ अलग क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं वो? हाँ, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जैसे मुझे याद है, मुझसे, मैं लास्ट इंटरव्यू तक था, तो मुझसे पूछा गया था कि सपोज कीजिए कि आपका एफटीआई में हो जाता है। अच्छा। और आप फिल्मों में ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अच्छा रोल नहीं आ रहा है और आप नहीं पहुंच वो लोग, आपको जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि इतनी सारी भीड़ है मुंबई में, तो आप क्या करोगे? तो ये मेरे लिए अनप्रेडिक्टेबल था। इसकी कि आप क्या तैयारी करोगे इस सवाल की? बिल्कुल। तो हाँ, इस तरीके के सवाल होते हैं। तो मेरा जवाब ये था कि अगर वो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मैं ट्राई करूंगा मैं उन तक पहुंच पाऊँ, अपने काम के थ्रू, अपने रंगमंच के थ्रू, थिएटर के थ्रू और स्टोरीज के थ्रू। अच्छा, आपने बताया कि आपने मुंबई जो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, सिनेमा की पढ़ाई करी है? रंगमंच की, थिएटर की पढ़ाई। मिक्स था हमारा, उसमें सिनेमा भी था और थिएटर भी था। अच्छा, तो मेरा ये सवाल था कि मैं कई तरह की, मतलब मैंने किताबें पढ़ रखी है, उसमें पीयूष मिश्रा की भी तुम्हारी औकात क्या है, वो किताब मैंने पढ़ी थी। तो उसमें वो बताते हैं कि जो भी उनके जो साथी थे, वो लोग किस तरह से, जो दुनिया होती है थिएटर की, जो बातें होती हैं, जैसे आप, एक तो पढ़ाई अलग हो गई, आप उसमें थोड़ा सा रिटन वाला जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आप पढ़ते हो, फिर उसके बाद आप दोस्तों के साथ जो क्या कहेंगे डिबेट होती है, तो वो एक तरह का बहुत ही अलाइव माहौल होता है उनके हिसाब से। तो क्या आपके साथ भी ऐसा था? क्योंकि वो जो मेरे ख्याल में जो पढ़ाई वाला, जो यूनिवर्सिटी वाला माहौल है, स्पेशली जब आप थिएटर की पढ़ाई कर रहे हो, तो किस तरह से क्या माहौल रहता है वो? नहीं, श्योर, मतलब बिल्कुल सही है ये बात। हाँ। हमारा जो डिपार्टमेंट था उसका अलग ही माहौल रहता था और बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी कि आपको जो करना है आप करिए, और जिस तरीके का आप ड्रामा क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने लेवल पर, और बाहर से भी फैकल्टी इनवाइट की जाती थी और उनके साथ आपको जितनी भी देर काम करना है। हम एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करवाते थे वहाँ, वसंत महोत्सव के नाम से। तो उसकी तैयारी हम रात के 3-4 बजे तक करते थे और सारे लड़के लड़कियां मिलकर करते थे कैंपस में ही। तो किसी तरह का गर्ल्स को भी कोई डर नहीं था कि हम रात के 3 बजे तक हैं यहाँ पर, हम हॉस्टल में नहीं हैं, हमें जाना चाहिए, रात हो गई, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत फ्रीडम वाला माहौल था और एक बॉन्डिंग होती है आपके बैचमेट्स के साथ, बिल्कुल वो बॉन्डिंग ही स्टेज पर दिखती है। एक भरोसा होता है, एक बिलीव होता है कि ओके, कुछ गड़बड़ होती है तो हमारा पार्टनर या को एक्टर है वो हमको जानता है अच्छे से, वो संभाल लेगा। तो बहुत ही अलग तरीके का माहौल रहता है, बहुत पॉजिटिव माहौल रहता है। अच्छा, आपने अब तक 30 से ज़्यादा नाटक किए हैं। हाँ, तो उन थोड़ा से कुछ नाम भी बताइए, और कोई ऐसा कोई किरदार जो अभी तक आपके सबसे दिल के करीब हो। ओके, तो हाँ, मतलब शुरुआत मेरी शेक्सपियर के प्ले से ही हुई थी, जूलियस सीजर प्ले है उनका। उसमें मैंने एक छोटा सा करैक्टर किया था, बट ड्यूरिंग रिहर्सल शायद सर को कुछ पसंद आया होगा, तो उन्होंने फिर मुझे एक सब्सटेंशियल करैक्टर दिया डेसियस का। हाँ, तो हाँ, जूलियस सीजर, कालीगुला, मृच्छकटिकम, इस तरीके के मतलब पौराणिक नाटक भी और रियलिस्टिक शोज भी, जैसे गिद्ध हो गया विजय तेंदुलकर साहब का, इस तरीके के नाटक किए हैं। जो दिल के करीब है वो, मतलब बहुत सारे हैं इस तरह के कैरेक्टर, बट ये वैसा ही सवाल है कि मतलब आप किसी पेरेंट से पूछो कि आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है जी। बट एक मैंने शो किया था अग्नि और बरखा, गिरीश कर्नाड साहब का ये नाटक है, यहीं रविंद्र जवाहर कला केंद्र में। तो उसमें एक मेन कैरेक्टर है अरवसु का। अच्छा। वो मैं प्ले कर रहा था। वो कैरेक्टर बहुत मतलब मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि एंड में वो अपनी प्रेमिका को सेक्रीफाइस कर देता है सोसाइटी के लिए। अच्छा। तो एक उसकी कहानी ये है कि एक जगह है, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है,
तो श्राप लगा हुआ है, सूखा पड़ा। हाँ सूखा पड़ा है, अग्नि और बरखा। और ये मतलब ये महाभारत से की कहानी से इसको जोड़ा गया है। और गिरीश कर्नाड साहब की मतलब ये खासियत थी कि वो लोक कथाओं से नाटक बनाते हैं। तो उसमें एक सीन था एंड में कि आकाशवाणी होती है और सब कुछ मतलब तहस नहस हो जाता है। तो गांव वाले बहुत परेशान है कि क्या हो रहा है, और एक उसकी प्रेमिका बाय एक्सीडेंट मर जाती है अरवसु की। तो आकाशवाणी होती है और वो कह रहा है कि और एक वरदान मांगना होता है। तो आकाशवाणी कहती है, इंद्र कहते हैं कि या तो आप अपनी प्रेमिका को जिंदा करो या फिर आप पूरे गांव के लिए आप बारिश करवा दो। तो इसको मैं जब भी पढ़ता था अकेले में तो मैं हर वक्त रो देता था। बहुत इमोशनल करने वाले डायलॉग्स हैं वो, और एक अच्छे खासे 2 पेज के मोनोलॉग हैं इसमें एंड में। तो बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर है, बहुत आपको अंदर से हिला देने वाला करेक्टर है। तो वो हाँ, आप जब अलग अलग किरदारों के लिए तैयारी करते हैं तो कोई खास आपकी प्रिपरेशन का कोई तरीका होता है? हाँ, तो एक्चुअली इसमें जैसे कि हम जब मैं स्टडी कर रहा था मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो हमें अलग अलग तरह के मेथड्स बताए जाते हैं किरदार को अप्रोच करने के। मोस्टली स्टैनिस्लावस्की का जो करेक्टर हैं, मेथड एक्टिंग आपने सुना होगा। बिल्कुल, जी जी। मैथ प्रोसेस और अलग अलग तरह के ब्रेथ के बर्टोल्ट ब्रेथ एक रहे हैं हमारे थिएटर के, उनकी एक फिलोसफी है। तो ये अलग अलग प्रोसेस हमको बताई गई, समझाई गई। लेकिन एक एक्टर का एक खुद का एक प्रोसेस होता है कि वो देखता है कि मैं किस चीज़ को, किस करेक्टर को अप्रोच किस तरीके से करूं। सो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का नाटक है या किस तरह का सिनेमा है। मुझे याद है एक नाटक था, एक नाटक है रुका हुआ फैसला, 12 एंग्री मैन। जी जी जी, हाँ ये मैंने भी देखा। तो और इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है। मतलब NSD के पास आउट सारे एक्टर्स हैं उसमें, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। हाँ। तो उसमें मैं एक आदमी नंबर 3 कर रहा था। अच्छा। जो कि पंकज कपूर साहब ने किया है। ठीक है। और ये एकेडमी की बात है, जब एकेडमी में हम पढ़ रहे थे तो प्रोडक्शन हमको करना था। हाँ। तो डिसीजन लिया कि 12 एंग्री मैन कर रहे हैं। ओके ठीक है। तो बाय चांस मुझे आदमी नंबर 3 मिला। तो मैंने बहुत टाइम पहले ये फिल्म देखी हुई है, और उस वक्त मेरे दिमाग में था कि अब मुझे दोबारा से वो नहीं देखना है, रिकॉल नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने देखा तो वो फिर मैं उसी तरीके से करने लगूंगा, फिर मेरा नया क्या निकला। तो आदमी नंबर 3 में मैं ढूंढ रहा था कि मैं कैसे करूं। तो मुझे जयपुर का एक इंसिडेंट याद आया। मैंने एक इंसान को देखा था कि जो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अजीब तरीके की थी। अच्छा। वो अपने हाथ को बार बार यूज़ करता था और उसकी गर्दन अजीब सी थी। तो मैं तैयारी कर रहा था और ये सबकॉन्शियस अनकॉन्शियसली मेरे माइंड में था। तो मैं डायलॉग्स ले रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ बॉडी लैंग्वेज बनाने की। तो धीरे धीरे मैं उस कैरेक्टर को उस तरीके से अप्रोच करने लगा और वो शो किया और काफ़ी अच्छा शोज रहा। और मैं कट टू जाता हूँ 3 साल बाद। 3 साल बाद मैं मुंबई में हूँ, मैं जा रहा हूँ। मेरे दोस्त मेरे पीछे से आवाज़ लगाता है कि मैं नाम बुलाते हैं कि राजदीप क्या कर रहे हो। और मैं शॉक रहा, तुम कह रहे तुम यहाँ कैसे। तो हम दोनों चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है। अच्छा, वही। हाँ, तो उसने कहा कि अभी तक आदत गई नहीं क्या वो वाली। ओके। तो मैंने कहा अरे यार अब तक वो आ रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से हाथ को यूज़ कर रहा है वो किरदार, तो वो कई बार इतना जज्ब हो जाता है, आपकी मसल्स मेमोरी में रह जाता है। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि ओके अभी तक गया नहीं है और मुझे निकालना है, ये अपनी बॉडी से निकालनी है वो आदत। तो कई बार इस तरह की तैयारी भी होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ कही कि आपने किसी कोई इंसान आपने देखा, उसे ऑब्जर्व किया, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कलाकार होते हैं वो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और कोई भी चीज़ उन्हें लगती है वो हम अपने रंगमंच में किसी भी तरह से, या तो उनकी बोलने की स्टाइल हो या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, वो हम अपने काम में किसी तरह से ले आते हैं। बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन बहुत एक इम्पोर्टेंट टूल है एक्टर्स के लिए। तो हाँ,
सभी ऑब्जर्व करते हैं, बहुत कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं। तो आपने लेखन भी किया है, निर्देशन भी किया है और एक्टिंग तो आप कर ही रहे हैं, तो कौन सा आपके सबसे दिल के करीब है? अगेन ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी। अच्छा, ओके, तीनों मतलब अलग अलग फील्ड है। हाँ, मैं शुरुआत थिएटर से ही हुई, एक्टिंग से ही हुई। उसके बाद मुझे बाय द टाइम रियलाइज़ होने लगा कि मैं लिख भी सकता हूँ, मैं डायरेक्शन कर सकता हूँ, लेकिन मेन कोर जो थी वो एक्टिंग ही है। मुझे एक्टिंग ही बेहद पसंद है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि राइटिंग और डायरेक्शन नहीं है पसंद, वो भी बहुत पसंद है, लेकिन हाँ मेजरली मैं एक्टिंग ही प्रेफर करूँगा। अच्छा, जैसे हम बहुत सारे एक्टर्स को देखते हैं, वो कुछ साल बाद जब उन्हें 10-20 साल हो जाते हैं, जैसे कोई वेटरन एक्टर्स हैं, इवन पंकज कपूर का आपने बताया है ना, तो अलग अलग जितने भी हैं वो लेखन के क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या कारण रहता है? क्या उन्हें लगता है कि मेरे अंदर की जो मेरी जो बात है वो सामने आ नहीं पा रही? क्या ऐसा कुछ होता है? तो मुझे लगता है कि आर्टिस्टिक फील्ड में मुझे लगता है कि सब अपनी तरह की कहानियाँ कहना चाहते हैं और अपने स्टाइल से कहना चाह रहे हैं, और ये ठीक बात भी है। जिस तरीके से समय टाइम चेंज होता है और नई कहानियाँ आनी चाहिए। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो जैसे कई सारे राइटर्स हैं थिएटर में, मैं उनको भी परफॉर्म करता हूँ, लेकिन मैं अपने लिखे हुए नाटक भी करता हूँ। मैं नाटक लिखता हूँ, उनको डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी तरह की कहानियाँ भी तो कहनी है। वो ठीक है कि मुझे मोहन राकेश जी के नाटक भी करने हैं, मुझे गिरीश कर्नाड साहब के करने हैं, मुझे शेक्सपियर भी करना है, हाँ। मुझे विजय तेंदुलकर साहब को भी करना है, वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन अगर मैं अगर उसमें हूँ तो मैं कुछ क्या नयापन डाल रहा हूँ थिएटर में। तो मैं अभी जैसे लास्ट जो प्ले था वो भंवर शो है मेरा थिएटर का, वो मैंने लिखा है, उसे मैंने डायरेक्ट किया है। तो उसमें आज की कहानी है, आज के एक लड़के की कहानी है जो अपने सपनों के बीच फंसा हुआ है। अच्छा। सोसाइटी कुछ और करवाना चाह रही है और उसका सपना कुछ और है करने का। तो ये आज की कहानी है। ये स्टोरी मुझे जो ट्रेडिशनल नाटक है उनमें मुझे नहीं मिल रही है, तो मुझे अपने तरह के नाटक में लिख रहा हूँ और उनको मैं मंचन कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, मेरा ये मानना है कि जितने भी जो कलाकार होते हैं वो या तो निर्देशन के फील्ड से जुड़े हुए हों या थिएटर कर रहे हों, वो क्रिएटिव होते हैं और उनमें एक क्या कहेंगे, उनके साथ साथ एक कला भी उनकी चलती रहती है। जैसे आप हैं, राजदीप वर्मा हैं, तो आपके साथ साथ जो आपके अंदर का जो थिएटर आर्टिस्ट है वो भी अभी बैठा हुआ है हमारे सामने। तो सबकी अलग बात होती है, लेकिन राजदीप जी की एक खास बात ये भी है कि उन्होंने शेक्सपियर के जो प्ले है ओथेलो उसको ब्रज भाषा में ट्रांसलेट किया है। तो ये मेरे ख्याल में अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ है, क्योंकि पहली बात तो शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए हैं। जो पिरामिड है वो टॉप पे जो विलियम शेक्सपियर हैं। उसके बाद जो कई तरह के हम देखते हैं कि डायरेक्टर्स हुए वो हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। विशाल भारद्वाज उनकी फिल्में मोस्टली ट्रायलॉजी पर है। और आप देखिए आज तक मतलब 2026 में भी विलियम शेक्सपियर के प्लेस को अलग अलग तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आपके दिमाग में कब आया कि उनके ओथेलो को आप ब्रज भाषा में ट्रांसलेट करेंगे? ये ख्याल कब आया? तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरी शुरुआत शेक्सपियर से ही हुई थी, तो वो हमेशा से रहे हैं दिमाग में। तो एक बार मैं उनके सारे प्लेज उठा के मैं ले आया जो कि मैंने पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, मैं दोबारा से उनको रिविजिट कर रहा था, मैं रीड कर रहा था। ठीक है। तो मैकबेथ भी था उसमें, ये ओथेलो भी था। तो बाय द टाइम जब मैं ओथेलो पढ़ रहा था तो मुझे लगा ये तो हमारे किसी भी गांव की कहानी है। हाँ। कि एक लड़का है, वो एक लड़की से प्रेम करता है और वो उससे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आता है। लड़की भी प्रेम करती है, लेकिन जो लड़की के फादर है वो उस लड़के को पसंद नहीं कर रहे हैं, और भी उसमें पॉलिटिकल्स रीज़न है, क्योंकि वो लड़का बहुत गुस्से वाला है। कलर एक उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लड़के का कलर। तो मैंने कहा ये तो हमारे गांव में बहुत होता है। हाँ। तो उस वक्त आया कि क्यों ना मैं इसे अडॉप्ट करूँ। ये ट्रांसलेशन मैंने नहीं सोचा, हाँ। क्योंकि ट्रांसलेशन एक अलग चीज़ है, बिल्कुल। मैंने पूरा अडॉप्टेशन सोचा। तो अब ब्रज भाषा इसलिए चुनी क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी मदर टंग यही है।
ओके। हाँ, आई एम यूज्ड टू बी इट। तो मैंने कहा इसको ब्रज भाषा में अडप्ट किया जाना चाहिए, और किस तरीके से गांव की पॉलिटिक्स और गांव की पंचायत, दो गांव, अगर उसमें दो देश इन्वॉल्व है तो इसमें दो गांव इन्वॉल्व करते हैं और गांव की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करते हैं, और गांव में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है शादियों को लेकर, लड़के लड़कियों की शादियों को लेकर, एक बिरादरी से दूसरी बिरादरी में शादियों को लेकर, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो हमारे गांव में हम देखते हैं। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो उस वक्त मतलब फिर धीरे धीरे मैंने कोशिश की, बट अब बहुत टाइम हो गया इसको लिखे हुए, लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये मंचन नहीं हुआ है। अभी तक उसके नोट्स मेरे रूम की दीवारों पर चिपके हुए हैं, और वो पूरा आपने अडेप्टेशन कर लिया? हाँ, मैंने पूरा अडेप्टेशन किया है। अच्छा। तो अभी उसको मंचन करना है। नहीं हुआ है, उसका रीज़न ये है कि उसमें अच्छा खासा पैसा लगना है। ओके। हाँ, तो मैं उस तरीके से तैयारी करवाना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी टीम को उस इलाके में लेकर जाऊँ, ताकि वो उस लैंग्वेज को समझ पाए, वहाँ के आदमी की या औरतों की बॉडी लैंग्वेज समझे, जो भाषा है वो अच्छे से अडेप्ट कर पाए। तो ये प्रोसेस है, तो इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो ब्रज भाषा में क्या नाम रखा है प्ले का? उसका नाम है वेणु। वेणु जी, वेणु। अच्छा, वेणु नाम है। वेणु का मतलब बहुत इंटीरियर जाएं अंदर कंक्रीट होकर, तो उसका मतलब होता है बांसुरी। वेणु। ठीक है। तो राजदीप जी, हम प्रोग्राम के अंत तक आ गए हैं, पता नहीं चला, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक लास्ट में एक मैसेज लेना चाहूँगी उनके लिए जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो सपने देख रहे हैं अभी भी, जो बहुत सारे, जैसे आपने बताया कि आपकी जो शुरुआती जो स्टेज था कि अलग अलग आप जगह प्लेस देखते थे, पता नहीं था कि कहाँ जाना है, लेकिन आप प्लेस देखते थे। तो अगर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो स्टेज में हो, वो उस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, या जो भी आपके मन में जो बात है आप प्लीज़ कहिए। सबसे पहले तो जो आपके मन में है, मैं तो ये कहूँगा कि आप उसे परस्यू करें, उसे फॉलो अप करें। अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं इस फील्ड से या आर्टिस्टिक की किसी भी फील्ड से, तो आप उसे अच्छे से समझ, उसकी शिक्षा लें, अपने आप को ट्रेंड करें, उसमें कोशिश ये करें। अगर आप एज एन एक्टर आ रहे हैं तो थिएटर से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आप थिएटर करें, नाटक करें, शोज़ करें उसके, और पढ़ें, लिटरेचर से जुड़ें। और जैसे मैं अभी, जैसे हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जो कि इंटरनेशनली उसे एक्लेम मिला है, तो हाँ, मैं रंगमंच और सिनेमा, मैं हमेशा से दोनों एक साथ लेकर चलना चाह रहा था। तो आई एम डूइंग दिस, और मुझे लगता है कि मैं जो सोचा था मैंने, वो उसे मैं कर रहा हूँ। सिनेमा भी कर रहा हूँ, अभी उसे जापान में अवार्ड मिले हैं, 13 अवार्ड मिले हैं उसे। अच्छी बात है कि बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड भी मिला है जापान में। और उससे पहले वो रोम में सेलेक्ट हुई थी वो फिल्म, रोम प्रिज्मा अवार्ड के लिए। तो थिएटर भी चल रहा है, सिनेमा भी है। कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छी कहानियाँ लोगों को कह पाएँ, ताकि सोसाइटी में उस तरीके से चेंज आए। बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हमने राजदीप जी के सफ़र के बारे में जाना, तो उम्मीद करते हैं इनकी जर्नी आपको थोड़ी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी। थैंक यू सो मच राजदीप जी, हमसे बात करने के लिए, अपने सफ़र के बारे में बताने के लिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।